तो बच्चों, यह जो लॉकडाउन अभी हम लोग के लिए विशेष रूप से शिक्षा को बाधित कर रहा है, उस चीज़ को दूर करने के लिए हमने व्हाट्सएप के माध्यम से यह वीडियो और पीडीएफ जो अपना जो है व्हाट्सएप पर खोल करके इसको देखेंगे और हमारे लेक्चर को सुनेंगे तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यह आज व्याकरण के एक विशेष भाग की हम चर्चा करते हैं। इसके उपरांत हम एक छोटी सी लघु कथा भी कहेंगे, जिससे आपका पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी हो सकेगा। यदि आपको विशेष तौर पर कोई दिक्कत हो तो हम हमारे व्हाट्सएप पर उस प्रश्न को भेजेंगे। तो आज हम व्याकरण के भाग में समास की चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत ही कॉमन चैप्टर है। प्रीवियस क्लासेस में बच्चों तुमने इसको हमारे ही माध्यम से पढ़ा है, परंतु इसके भेद में कुछ समानताएं और भिन्नताएं आने के कारण आपको समझने में परेशानी होती है। उसको खत्म करने के लिए मैं यह विशेष रूप से स्पेशल क्लासेस के माध्यम से आपके पास भेज रहा हूं। पहले हम परिभाषा पर विचार करते हैं। समास में दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति को छोड़कर और उसके पद आपस में परस्पर मिल जाते हैं। परस्पर मिलकर के पद समूह का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से उसकी व्याख्या की जाती है। जहाँ तक कि इसके भेद का प्रश्न है, मुख्य रूप से इसके 6 भेद हैं, जिसमें तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व तथा दिग्गु हैं। अब क्रमशः हम थोड़ी थोड़ी व्याख्या कर देते हैं। आपके पीडीएफ के माध्यम से जो हम भेजेंगे उसमें पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए मेरे लेक्चर को भी ध्यान से बच्चों सुनना होगा आपको, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है तथा इसके बीच कारक की विभक्ति भी छिपी हुई होती है। संस्कृत में भी कहा गया है उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समासः। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, राज्ञः पुत्रः यस्य स, अर्थात राजा का पुत्र का खष्टी कारक है, इसलिए खष्टी तत्पुरुष के द्वारा इसको संबोधित किया जाएगा। जहाँ तक कि प्रथमा से लेकर और सप्तमी तक का प्रयोग होता है वह सिर्फ तत्पुरुष समास में, दूसरे समास में नहीं होता है। तो यह हो गया। दूसरा हो गया अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास का पहला पद अव्यय होता है। बच्चों, मैंने जैसे पहले भी पढ़ाया है, अव्यय वैसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह किसी भी धातु के साथ हो, प्रत्यय के साथ हो, जो है उसकी दशा नहीं बदलती है। अब जैसे ह्यः, स्वः, अधः, ऊपरी, ये सारे शब्द बच्चे अव्यय के अंतर्गत हैं। तो इससे बनने वाले जो भी शब्द यथाशक्ति, आजन्म, अनादि, अनंत, अव्यक्त, ऐसे जो भी शब्द होंगे अव्ययीभाव समास के अंतर्गत हो जाएंगे। तीसरा हो गया कर्मधारय। उपमा उपमेय का बोध कराने वाला समास कर्मधारय समास कहलाता है। खासकर इसमें दूसरा पद पहले पर आश्रित रहता है। जैसे नील कमल, तो कैसा कमल? नीला कमल। कमल की उपमा नीला से है। नील कमल, चंद्र बदन, चंद्रमुखी, पीतांबर, ऐसे जो भी शब्दों का समाहार होगा वह सिर्फ और सिर्फ कर्मधारय समास के लिए होगा। उपनगरम, उपगंगम, अम प्रत्यांत जो भी शब्द होंगे वह कर्मधारय समास के अंतर्गत होंगे। अब आगे आते हैं बहुव्रीहि समास। विशेष अर्थ प्रदानो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में विग्रह करने पर विशेष अर्थ प्राप्त होता है। जैसे चक्रपाणी,
चक्र हो पाणी अर्थात हाथ में जिनके अर्थात विष्णु, वीणा पाणी वीणा हो हाथ में जिनके अर्थात सरस्वती। तो विशेष अर्थ प्रदान करने वाले जो पद होंगे वह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत होंगे। द्वंद्व समास उभय पद प्रधान द्वंद्व समास। कॉमन बच्चे आप लोग यह प्रॉपर्ली रूप से जानते होंगे कि दोनों वैसे शब्द जिनके बीच हाइफन जो योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं छोटा डैश, वैसा कोई भी शब्द हो, यथा अपना पराया ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव राजा रानी रात दिन माता पिता, ऐसे कोई भी शब्द हो वह द्वंद्व समास के अंतर्गत हो जाएगा। अंत में द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाचक दिग्गु समास है। दिग्गु समास का पहला पद पूर्व पद संख्यावाची होता है, अर्थात कोई जो संख्या होते हैं जो 1 से 9 तक उसके अंतर्गत जो शब्द चलते हैं 10 त्रिभुज षटकोण त्रिनेत्र पिता जो है, उसके बाद नवरत्न अष्टधातु पंचपल्लव, ये जितने शब्द हैं जिनमें किसी संख्या की गणना आ जाती है वैसे शब्द द्वंद्व दिग्गु समास के अंतर्गत हो जाएंगे। आगे मैंने कुछ शब्दों को भी आपके लिए बनाने के लिए दे दिया है ताकि आप इस चैप्टर को ठीक से समझ सके। उनको आप अपने नोटबुक पर बना लेंगे। आगे अगर किसी प्रकार का कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, क्रिएट हो तो वो हमारे पास उसको सेंडिंग करे, हम उसका जवाब अवश्य भेज देंगे। धन्यवाद बच्चों।